गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 जो कि है माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, मेधु और मिष्टी जो है एक थॉट रीड कर रहे हैं, स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है। टुडेज थॉट, आज का जो थॉट है वो है क्या, अन्य जताती जीवंती, जो कि उनको बहुत ही क्यूरियस, जब ये थॉट पढ़ते हैं ये दोनों, तो ये थॉट जो है उनको क्यूरियस बनाती है कि ये किस बारे में लिखा हुआ है। तो ये संस्कृत में मिष्टी मेधु को बताती है कि संस्कृत का एक सेइंग, कहावत है ये, कि फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स, कि जो खाना है, जो फूड है, वो लिविंग बींग को लाइफ देता है। यहाँ पे देखिए, व्हाट वी, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू वी ईट, क्या हम खाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने मंडे को कोई फूड आइटम खाया होगा, ट्यूसडे को कुछ और खाया होगा, वेडनेसडे को और कुछ खाया होगा। तो इस तरह से 1 वीक का एक चार्ट प्रिपेयर करना है कि आप क्या क्या फूड कंज्यूम कर रहे हो एक हफ्ते, एक वीक के अंदर। ओके, ऑब्जर्वेशन, कोई डाटा को कलेक्ट करना है, तो उसमें ये देखना है क्या आप एक ही तरह का फूड डेली खा रहे हैं या फिर उसमें कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं। अपनी जो लिस्ट है, आपने जो लिस्ट बना ली है उसको फिर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, फूड इन डिफरेंट रीजन। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, लेट अस एक्सप्लोर, फाइंड आउट द टाइप ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम एंड क्रॉप ग्रोन इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। यानी हमें ये पता करना है कि जो फूड है, जो ट्रेडिशनल फूड है, अलग अलग जगह पे, जैसे अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग फूड खाना पसंद करते हैं। आप मान लीजिए आप नॉर्थ इंडियन है तो आप चपाती खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप ईस्टर्न साइड से आते हैं तो आप ज़्यादा राइस यूज़ करेंगे, मतलब कंज्यूम करते होंगे। या फिर आप साउथ इंडिया चले जाएंगे तो वहाँ का भी बहुत सारा वैरायटी ऑफ फूड है, जैसे कि इडली हो गया, डोसा हो गया, सांभर, साउथ इंडियन जो भी क्वेश्चन है वो इंक्लूड करते हो अपने फूड में। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है कि सम ट्रेडिशनल फूड आइटम्स इन द वेरियस स्टेट, अलग अलग स्टेट का अलग अलग फूड आइटम दिया हुआ है। जैसे कि पहला है पंजाब में, वहाँ पे क्या लोकली, क्या कौन सा क्रॉप ग्रोन किया जाता है, उगाया कौन सा जाता है, फिर वहाँ का ट्रेडिशनल फूड कौन सा है, और बेवरेजेस क्या खाते हैं वो। ठीक है, तो पंजाब का दिया हुआ है यहाँ पे कि मेज, वहाँ पे लोकली ग्रोन, मतलब जो उस एरिया में जो खेती की जाती है जिस क्रॉप की, वो है मेज, व्हीट, चिकपी, पल्सेस। और ट्रेडिशनली वहाँ का जो फूड है, स्टेपल फूड है, जो मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। और बेवरेजेस क्या लेते हैं वो, लस्सी, छाछ, बटर मिल्क, टी। ओके, नेक्स्ट है कर्नाटका के बारे में दिया हुआ है कि वहाँ पे खेती की जाती है, जैसे उगाया कौन सा अनाज जाता है, राइस, रागी, उड़द, कोकोनट। और स्टेपल फूड क्या है वहाँ का, इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी, मोड़े, फलिया, रसम, राइस। बेवरेज क्या लेते हैं वो, बटर मिल्क, कॉफी, टी। मणिपुर का राइस, बैम्बू, सोयाबीन, ये वहाँ पे ग्रो किया जाता है। और फूड क्या है वहाँ का, ट्रेडिशनल फूड है राइस, इरोम्बा चटनी, ऊटी, येलो पीस एंड ग्रीन ऑनियन चटनी, सिंजगजू, कंग कंग सोई। ओके, फिर वहाँ पे बेवरेजेस क्या लेते हैं वो, ब्लैक टी। फिर यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है आपको, एनी अदर करके, जहाँ पे आप अपने स्टेट का लिख सकते हैं कि आपके स्टेट में कौन सा क्रॉप ग्रोन किया जाता है, और ट्रेडिशनल फूड क्या है, बेवरेज क्या लेते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाई डू वी सी डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम इन वेरियस स्टेट ऑफ कंट्री। हमें इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतनी सारी वैरायटी क्यों पाई जाती है हमारे देश में, जो कि हम फूड खाते हैं उसमें भी। तो एनालाइज द डाटा, जो आपने डाटा टेबल जो बनाया 3.2, उसमें आर दीज फूड आइटम्स आर कॉमन अक्रॉस मेनी स्टेट। मतलब कुछ जो फूड आइटम, जैसे राइस है तो वो कई जगह उगाया जाता है ना, कई सारे स्टेट में उगाया जाता है। व्हीट है वो भी कई सारे स्टेट में उगाया जाता है। तो कुछ फूड आइटम जो होगा, क्रॉप जो होगा, कॉमन होगा। तो मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम, उस उन सारे फूड आइटम का लिस्ट बनाइए जो कॉमन कॉमन है, कई सारे स्टेट्स में वो पाए जाते हैं या फिर उगाए जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इंडिया जो है, हमें बताया गया कि इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। तो यहाँ पे सॉइल में भी डिफरेंसेस मिलते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पे रेगिस्तान है तो वहाँ का जो मिट्टी होगा वो अलग होगा। फिर गंगा के किनारे जो स्टेट्स होंगे,
या फिर जो भी जगह होगी तो वहाँ की मिट्टी अलग होगी। तो इसीलिए सॉइल में भी डाइवर्सिटी होने के कारण क्रॉप्स भी अलग-अलग उगाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये क्लाइमेट भी जो हर एक स्टेट का डिफरेंट स्टेट का या फिर डिफरेंट रीजन का डिफरेंट होता है, डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप एंड क्लाइमेट कंडीशन। तो इसीलिए वो वहां पे वही क्रॉप उगाए जाएंगे जो कि वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हो या फिर वहां के सॉइल के टाइप को सूट करता हो। इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया द चॉइस ऑफ फूड may vary according to the cultivation of the food crop in a particular region, taste preferences, culture and tradition। ठीक है, तो जो चॉइस फूड का होता है वहां का कैसे बनता है, किसी भी फूड का चॉइस किसी भी रीजन का, कि क्यों जो चीजें वहां पे उगाई जाती हैं एक तो वो प्रेफर करते हैं लोग उस रीजन का, ट्रेडिशनल फूड क्या है, कल्चर कैसा हुआ, इन सब फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज। अब खाना पकाने का जो तरीका है वो भी टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहा है। जैसे हम पहले पहले के समय में क्या करते थे कि पहले के समय में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। जैसे आप अगर अपनी दादी नानी से बात करिएगा तो अगर आप पता करने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे खाना बनाते थे, वो गैस चूल्हा यूज करते थे, गैस स्टोव यूज करते थे या फिर लकड़ी पे खाना बनाते थे, मिट्टी के चूल्हे पे बनाते थे। तो वो क्या बताएंगे, बहुत ज्यादातर यही आपको बोलेंगे कि मतलब वो पहले लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, चूल्हे मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या यूज कर रहे हैं, अब हम घरों में गैस स्टोव यूज कर रहे हैं। पहले सिलबट्टे पे कुछ भी पीसा जाता था या ग्राइंड किया जाता था, लेकिन अब हमारे पास इलेक्ट्रिक ग्राइंडर हो गया है। तो इस तरह से खाना बनाने का जो प्रोसेस है उसमें उसकी जो मेथड है, उसकी जो टेक्निक है, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। क्यों आया है चेंजेस, क्योंकि हमारा साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है ना। हमारे साइंस ने बहुत डेवलपमेंट कर ली है, इसीलिए जो हमारे मेथड्स हैं उसमें भी चेंजेस आ गए हैं। ओके, व्हाई हैव दीज क्यों चेंजेस आए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आया है। और दूसरी बात, दूसरा फैक्टर क्या है क्यों चेंजेस आया है, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो चुका है, कम्युनिकेशन अच्छा हो चुका है, एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया है, चीजों को पहुंचाना आसान हो गया है। इसीलिए भी जो है कुकिंग प्रैक्टिसेस और कुकिंग टेक्निक्स में भी चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब कोई भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस फूड में कौन कौन से कंपोनेंट या फिर कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे देखिए, मेरू और मिष्टी एक ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में विजिट करते हैं जो कि उनके स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया था, और उसका थीम था ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी। ठीक है, हेल्दी खाओ और हेल्दी जियो, हेल्दी रहो। ठीक है, द फेस्टिवल फीचर्स वेरी, वहाँ पे क्या था, अलग अलग ट्रेडिशनल डिशेस की स्टॉल लगी हुई थी। वहाँ पे एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट भी आए थे जिनका नाम है डॉक्टर पोशिका, जो कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस को, बच्चों को हेल्थ के बारे में वो बता रहे हैं। उन्होंने क्या बोला, बच्चों को ये एक्सप्लेन किया कि हेल्थ इज अल्टीमेट वेल्थ, कि हेल्थ ही वेल्थ है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब हम जैसे कि मान लीजिए आप किसी दिन खाना नहीं खाते हैं तो आपको कैसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आप कोई काम करने का आपका मन नहीं करेगा, है ना। तो जो खाना हम खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कभी स्पोर्ट्स इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन आपके स्कूल में किया जाता है तो उस समय जो एथलीट्स होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको क्या दिया जाता है, आफ्टर रेस और आफ्टर गेम उनको ग्लूकोज पिलाया जाता है। तो ये क्यों दिया जाता है, ताकि उनको जो जो उन्होंने एनर्जी लॉस की है ड्यूरिंग द गेम, वो फिर से उनको एनर्जेटिक, उनकी बॉडी में एनर्जी आ सके। तो ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकोज क्या देता है उनको, इंस्टेंट, तुरंत एनर्जी देता है। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल, और ग्लूकोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर डाइट। कार्बोहाइड्रेट वो सोर्स है एनर्जी का हमारी डाइट में, जो कि हमें वो चीज है जो कि हमें एनर्जी प्रदान करता है। जैसे आप मिलता कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट, जब हम व्हीट, राइस, मेज, सीरियल फूड जो है वो कंज्यूम करते हैं, या फिर पोटैटो, स्वीट पोटैटो, और फ्रूट्स जैसे कि बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, ये सब लेते हैं जिसमें ग्लूकोज होता है ज्यादा, तो उन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च भी मतलब स्टार्च में भी क्या होता है, हम बोल देते हैं
स्टार्च के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है, कभी कभी स्टार्च भी लिख के दे देता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पे देखिए कि एक बहुत ही सुंदर सा चार्ट प्रिपेयर करके दिया गया है। यहाँ पे पिक्चर्स हैं अलग अलग सोर्सेस के, जो कि जिनको कंज्यूम करने के बाद हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, कि जैसे कि मेज, बाजरा, राइस, व्हीट, ये सब हो गया हमारा ग्रेन्स में। और स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, ये फ्रूट में हो गया। तो ये सब सोर्सेस है हमें कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस है। तो डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कॉमन शुगर होता है, जो चीनी आप खाते हैं, वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है। तो व्हाई डू यू थिंक दैट वी हैव टू, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि आपकी दादी और नानी या फिर मम्मी भी घर में कभी विंटर्स में क्या करती हैं, लड्डू बनाती हैं। और लड्डू का इंग्रेडिएंट क्या होता है, क्या क्या यूज किया जाता है, बेसन यूज किया जाता है, घी, शुगर, गुड़, ये सब यूज किया जाता है, नट्स, गोंद, ये सब डाल के लड्डू बनाया जाता है। तो कभी आपने सोचा है कि मतलब क्यों बनाया जाता है, विंटर्स में स्पेशली क्यों बनाया जाता है गोंद के लड्डू? तो क्योंकि जो इसमें जो अलग अलग जो भी इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है लड्डू प्रिपेयर करने के लिए, उससे हमें क्या मिलता है, उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ठीक है। तो जो घी होता है उसमें क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। घी एंड वेरियस जो भी ऑयल, जो भी हम ऑयल यूज करते हैं कुकिंग में, उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें फैट मिलता है। तो सोर्सेस ऑफ फैट क्या हो गया, सोर्सेस ऑफ फैट दो सोर्सेस होते हैं फैट के, एक तो एनिमल और दूसरा प्लांट सोर्सेस। तो प्लांट सोर्सेस में जो भी हम नट्स, ग्राउंड नट, वॉलनट, कोकोनट, आमंड सीड, जो पंपकिन सीड हो गया, सनफ्लावर का सीड हो गया, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है फैट सोर्सेस का ही, लेकिन जो कि हमें प्लांट से मिलता है। तो जो कि हमें प्लांट से मिलता है, तो फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। फैट कैसा सोर्स है एनर्जी का, स्टोर्ड एनर्जी का सोर्स है। यहाँ पे एक पिक्चर में दिया गया है कि किस किस चीजों को कंज्यूम करने से हमें फैट मिलता है, या फिर किस किस चीजों में फैट प्रेजेंट है। तो यहाँ हो गया कर्ड, आमंड, कैश्यू, सीसम सीड, सोयाबीन, ग्राउंडनट, वॉलनट, सनफ्लावर सीड, पिस्ताचियोस, बटर, ये है सम फैट्स का एग्जांपल। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। दोनों ही जो जो कार्बोहाइड्रेट है और जो फैट है, दोनों ही न्यूट्रिएंट से हमें क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है। तो ये दोनों ही हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग एक्टिविटी जो हम करते हैं उसके लिए जो एनर्जी हमारे बॉडी में आता है, वो इन्हीं दोनों चीजों को खाने से आता है। तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड, इसीलिए हम इसे कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। इसे क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। तो आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि और क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के और फैट्स के। अब यहाँ पे पोलर बियर, आप जानते हैं कि पोलर बियर क्या करता है, विंटर में वो कहाँ चला जाता है, हाइबरनेशन में चला जाता है, ठीक है। तो इतने दिनों तक वो खाना कंज्यूम नहीं करता है। पोलर बियर जो है एक्युमुलेट कर लेता है अपने बॉडी में, स्टोर कर लेता है बहुत सारा फैट अपने स्किन में, ठीक है। तो वो जो फैट उसने स्टोर किया है वही सर्व करता है एज अ एनर्जी जब वो हाइबरनेशन में होता है, लॉन्ग स्लीप में चला जाता है विंटर सीजन में, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं हाइबरनेशन, उसी उसी के लिए एक टर्म है हाइबरनेशन, ओके। प्रोटीन, अब प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हमारे फूड का पार्ट है। जैसे कि प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, इसका भी दो सोर्स हम समझेंगे। पहला है प्लांट सोर्स और दूसरा एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में हमें कहाँ, जैसे मिल्क प्रोडक्ट हो गया, और ये हो गया हमारा एनिमल सोर्स। और दूसरा सॉरी, ये हो गया हमारा, जो भी हमारा मिल्क प्रोडक्ट है वो हो गया जो हमें एनिमल से मिलता है। और पल्सेस हो गए जो कि हमें प्लांट से मिलता है। तो मिल्क प्रोडक्ट एंड पल्सेस जो है, ये दोनों बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है उनकी बॉडी में, मसल्स बिल्डअप करने के लिए, इसीलिए उनको प्रोटीन का कंजम्पशन ज्यादा करना पड़ता है। तो पीपल गेट प्रोटीन। अब मैंने अभी बताया आपको कि प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, और एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। तो जो सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है प्रोटीन का सोर्स का, जैसे कि पल्सेस में हो गया, पल्सेस हो गए, बीन्स हो गए, पीस हो गया और नट्स हो गया। एनिमल सोर्सेज में हमें प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है, मिल्क हो गया, पनीर, एग, फिश, मीट। प्रोटीन रिच फूड हेल्प, अब हम काम क्या है इनका, फंक्शन क्या है, प्रोटीन रिच फूड हमें क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो प्रोटीन रिच फूड इसीलिए जरूरी है हमारी बॉडी के लिए क्योंकि ये हमारे बॉडी को बिल्ड करने का काम करते हैं, मसल्स को बिल्ड करने का काम करती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है,
किस किस चीज़ों में हमें कौन कौन है ये प्रोटीन के सोर्सेस क्या हैं, जैसे पीस, ग्राम, मूंग, तुअर दाल, किडनी बीन्स, सोयाबीन। ओके, प्लांट सोर्सेस हो गए ये, और एनिमल सोर्सेस में हो गया एग, पनीर, मिल्क, चिकन, फिश। ओके, अब यहाँ पे राइट अमाउंट ऑफ द जो प्रोटीन है वो हमारे डाइट में जरूरी, जो बच्चे इसीलिए बोलते हैं, जो बच्चे ग्रोइंग एज में जो बच्चे होते हैं, जो आपके जैसे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको ग्रोइंग एज में उनको प्रोटीन राइट अमाउंट में देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी उनकी बॉडी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर उनको नहीं मिलता है प्रॉपर, तो उनकी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं करती है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता, उनके डेवलपमेंट में भी रुकावट आ सकती है। तो विच ऑफ दीज फूड कंपोनेंट आर पार्ट ऑफ, अब आप जज करिए, आप अपने फूड को चेक करिए कि आपके फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है और कौन से नहीं है। दूसरा, मशरूम का यहाँ एग्जांपल दिया गया है, जो कि डार्क और मॉइस्ट प्लेस पे होता है, और ये एडिबल मशरूम जो है कि एक अच्छा सोर्स माना जाता है प्रोटीन का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हैं कि फूड कंपोनेंट में, जैसे कि हमने तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, अब यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को भी इंक्लूड किया जाता है ना। रॉ हम लोग यूज करते हैं ना, सैलेड खाते हैं, तो ये और भी दो यहाँ पे फूड कंपोनेंट हो गया ये हमारा। अब यहाँ पे एक फिजिशियन के बारे में बताया गया है। इन अर्लियर टाइम ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयजेस, यानी जो पहले पहले तो एरोप्लेन की तो सुविधा नहीं थी कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाएं। ठीक है, तो क्या होता था कि हम शिप का यूज करते थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए, और लंबे लंबे समुद्री यात्रा करना पड़ता था। तो उसमें जो सेलर थे, उनको फ्रिक्वेंटली क्या होता था कि ब्लीडिंग होने लगती थी गम्स में, और उनकी स्वेलिंग भी हो जाती थी। तो एक वॉयाज के एक यात्रा के दौरान ही 1746 में एक स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड ने ये ऑब्जर्व किया कि जो सेलर्स लेमन का यूज कर रहे हैं या फिर ऑरेंज का यूज कर रहे हैं अपनी डाइट में, उनमें ये सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा, ये ब्लीडिंग ऑफ गम्स जो है ये नहीं हो रहा उनमें। तो ये जो ब्लीडिंग ऑफ गम और स्वलन गम्स का जो सिम्टम है, वो एक डिजीज है, उसको बोलते हैं स्कर्वी, जो कि सिट्रस फ्रूट खाने से ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इससे ये पढ़ के हमें क्या पता चला कि जो स्कर्वी है एक डेफिशिएंसी डिजीज हो गई, और कौन से मिनरल्स की डेफिशिएंसी, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से ये होती है, तो ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होने वाली एक डिजीज है। ठीक है, और विटामिन सी कहाँ प्रेजेंट होता है? सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है, जैसे लेमन और ऑरेंजेस। ठीक है, और ये इसको क्योर करने में हेल्प करती है। एक दूसरे साइंटिस्ट का नाम बताया गया यहाँ पे कि इन 1960 इंडियन साइंटिस्ट, उन्होंने क्या, ह्यूमन पॉपुलेशन जो कि हिमालयन रीजन और नॉर्थ प्लेन इंडिया में रहते थे, उनमें एक सिम्टम पाया गया कि उनका जो फ्रंट नेक था वो स्वेलिंग दिखती थी उसमें। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे एफर्ट किए इसको हटाने के लिए, इनको ठीक करने के लिए, और सप्लीमेंट उन्होंने क्या किया कि कॉमन सॉल्ट में आयोडीन ऐड करना शुरू किया, और इसे बोला आयोनाइज्ड सॉल्ट, और यही लोगों को खिलाना शुरू किए। कंजम्पशन ऑफ द आयोनाइज्ड सॉल्ट विजुअली रिड्यूस्ड द अबव सिम्टम, और जब उन्होंने इस तरह का कंजम्पशन, आयोनाइज्ड सॉल्ट का कंजम्पशन किया, तब ये जो डेफिशिएंसी डिजीज उनकी बॉडी में था, जो कि नेक में स्वेलिंग दिख रही थी, वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। तो स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक इज अ सिम्टम ऑफ डिजीज। ये एक तरह का डिजीज होता है जिसे कि हम बोलते हैं ग्वाइटर, और जो कि आयोडीन की कमी से हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, ये भी एक डेफिशिएंसी डिजीज है। अब सॉल्ट फार्मिंग जो है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस किया गया ट्राइबल एरिया में, नेम था अगारियस। ये जो प्रैक्टिस था सॉल्ट फार्मिंग का, वो जैसे कि फार्मिंग कहाँ पे किया जाता था, लिटिल रन ऑफ कच्छ में और गुजरात के अलग अलग पार्ट्स में। तो फॉर 8 महीनों तक इन लोगों को जो सॉल्ट फार्मिंग करते हैं, उनको क्या करना पड़ता था, एक्सट्रीम हीट और डिजर्ट में रहना पड़ता है, और बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है सॉल्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो उन्हीं का एक पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो एक तो हमने कि पढ़ा कि डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में कि डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती है, वो डिजीजेस जो कि हमारे बॉडी में किसी न किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो जाती है, उसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। एग्जाम्पल के लिए स्कर्वी हो गया, ग्वाइटर हो गया, ठीक है, रिकेट्स हो गया। अब यहाँ पे
देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है कि विटामिन ए की कमी से ए का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, कौन से फूड सोर्सेस है जिनसे हमें ये मिलता है, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होगा और वो डिजीज का सिम्टम क्या होगा। तो इस चार्ट को हम अच्छे से अभी पढ़ेंगे, इस टेबल को पढ़ते हैं। विटामिन ए हमारी आंख को और स्किन को हेल्दी रखने में काम आता है। पपाया, कैरेट, मैंगो ये सोर्स है इसका। और अगर ये ना लें हम तो क्या होगा, कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होगा, लॉस ऑफ विजन हो सकता है, हमें हमारी आंखों की रोशनी कम हो सकती है। और सिम्टम क्या होगा कि ठीक से दिखाई ना देना, अंधेरे में बिल्कुल दिखना नहीं है, नहीं दिखाई देना, और कभी कभी क्या होता है कि कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट विटामिन बी 1। ये क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है, ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है और हमारे बॉडी को हेल्प करता है अलग अलग एक्टिविटी करने में। कहाँ से सोर्सेस क्या है विटामिन बी 1 के, तो लेग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन, सीड, मिल्क प्रोडक्ट। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है इसकी, बेरी बेरी। सिम्टम क्या है बेरी बेरी का, स्वेलिंग होता है, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन, पैरों में जलन, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स, ट्रबल इन ब्रीदिंग, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन सी से क्या हेल्प करता है, कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए, तो हमारी बॉडी को डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करता है। कहाँ से मिलता है हमें, आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंजेस और लेमन से मिलता है। और स्कर्वी डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, विटामिन सी अगर हम ना लें तो हमें कौन सा डिजीज होगा, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है गम्स में और स्लो हीलिंग ऑफ द वुंड, और कोई भी अगर आपको जख्म हो जाए छोटा भी तो वो टाइम लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन डी। ये क्या करता है, ये कैसे हेल्प करता है हमारी बॉडी को, इट हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड बोन फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। ये हमारे हड्डियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, ठीक है। एक्सपोजर टू द सनलाइट, कहाँ से मिलेगा विटामिन डी, अगर हम सनलाइट में बैठे, मिल्क, बटर, फिश, एग, इनसे। रिकेट्स होता है, डेफिशिएंसी डिजीज कौन सा होता है, अगर हम विटामिन डी ना लें तो हमें रिकेट्स हो सकता है। इसमें रिकेट्स में क्या होता है कि हमारी बोन्स जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, इजीली बेंड हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं बोन। फिर है कैल्शियम। कैल्शियम का क्या काम है, हमारे बोन और टीथ को हेल्दी रखना। सोर्सेज क्या है, मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज, पनीर। इससे होता क्या है, बोन डेफिशिएंसी से क्या होगा, अगर हम ना लें तो कैल्शियम प्रॉपर अमाउंट में, तो हमारी जो बोन है वो वीक हो जाएगी और हमारा दांत भी सड़ने लगेगा। वीक बोन, टूथ डिके, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन हेल्प करता है हमें अलग अलग फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज करने में। कहाँ मिलेगा, सोर्सेज क्या है इसके, सीवीड, वाटर, चेस्टनट एंड आयोनाइज्ड सॉल्ट। इसकी डेफिशिएंसी से, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होने वाला डिजीज है गोइटर। गोइटर में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है आपके फ्रंट नेक में। फिर है आयरन, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। आयरन क्यों चाहिए हमें, क्यों जरूरी है, तो ये ब्लड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फिर मिलेगा कहाँ से हमें, सोर्सेस क्या है आयरन के, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बीटरूट, पोमोग्रेनेट। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, तो अनीमिया होता है। अनीमिया का सिम्टम क्या है, तो वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में भी प्रॉब्लम की प्रॉपर तरीके से हम ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि विटामिन और मिनरल्स का क्या रोल है हमारी बॉडी में, और उनकी कमी से, उनकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है। तो इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अब यहाँ देखिए विटामिन ए का सोर्स दिया हुआ है, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क। फिर विटामिन बी 1, मिल्क, पनीर, पंपकिन सीड, राइस, व्हीट, फ्लैक्स सीड। फिर यहाँ सोर्सेस ऑफ विटामिन सी, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, टमाटो, ऑरेंज, गुआवा। विटामिन डी का सोर्सेस, एग्स, एडिबल मशरूम, बटर, फिश। ओके। अब यहाँ पे जो भी कंपोनेंट फूड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कोई एनर्जी दे रहा है, कोई हमारे ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है, कोई बॉडी के रिपेयर कर रहा है, कोई प्रोटेक्ट कर रहा है हमें डिजीजेस से, कोई मेंटेन कर रहा है बॉडी का फंक्शन को, तो ऑल दोज कंपोनेंट ऑफ फूड that helps our body to provide energy, to support growth, help repair, protect our body from diseases and maintain various bodily function, इन्हीं को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है। और मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये 5 जो है हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं फूड में जो कि प्रेजेंट होते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स आर
विटामिन और मिनरल को प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है और हमें हेल्दी भी रखता है। ठीक है, इसीलिए पेरेंट्स आपको कहते हैं कि सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के लिए, मिल्क लेने के लिए, फ्रूट्स खाने के लिए, है ना, और होल ग्रेन्स को यूज कंज्यूम करने के लिए। दीज फूड आइटम्स आर सम सोर्सेस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब यहाँ पे विटामिन एंड मिनरल जो होता है हमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना होता, इनकी बहुत ही कम क्वांटिटी में हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन हमें इनको लेना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे देखिए कि जब हम कुकिंग करते हैं तो जब कुकिंग करते समय बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं फूड का खराब हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, जैसे विटामिन सी जो है कुकिंग करने पे, हीट करने पे, जब हम गर्म खाना जब गैस पे पकाते हैं तो उस समय विटामिन सी लॉस हो जाता है फूड से। ठीक, तो इसीलिए हाईली रिकमेंड किया जाता है कि आप कुछ ऐसा फूड कंज्यूम करें जिससे कि उस कमी को पूरा किया जा सके। इसीलिए हम अपने फूड में क्या इंक्लूड करते हैं, कच्चे फल और कच्ची सब्जियां, जैसे सैलेड, फ्रूट सैलेड हो गया, वेजिटेबल जो सैलेड यूज करते हैं उनसे हमें फिर वो कमी पूरी पूरी हो जाती है। तो और फ्रूट और ये जो वेजिटेबल है उनसे हमें डाइटरी फाइबर भी मिलता है। डाइटरी फाइबर क्या होता है, इसको हम रफेज भी कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट तो नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारे बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अनडाइजेस्टेड जो भी फूड है तो इन्हीं के साथ मिक्स होके वो बाहर स्टूल के पैसेज के थ्रू बाहर आ जाता है। रफेज जो है प्रोवाइड करता है मेनली सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट। रफेज जो है ज्यादातर हमें प्लांट प्रोडक्ट जैसे कि वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, ये सब से ही रफेज हमें मिलता है। अब वाटर की बात कर लेते हैं कि वाटर तो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। अगर आप एक दिन पानी नहीं पिएँगे तो फिर बॉडी में ऐसा लगेगा जैसे एनर्जी नहीं है आपकी। तो ये जो है न्यूट्रिएंट्स को ऑब्ज़र्व, फूड में जो हमने जो भी फूड कंज़्यूम किया है, तो जब तक हम पानी नहीं पिएँगे तो वो न्यूट्रिएंट जो है वाटर में मिक्स नहीं हो पाएगा और ब्लड उसको अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो ये इसका काम क्या है कि अब्ज़ॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट को फूड से। और हमारी दूसरा काम है इसका कि हमारी बॉडी से वेस्ट को भी बाहर निकालना, जैसे स्वेट और यूरिन के द्वारा। तो इसीलिए हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर पीना चाहिए रेगुलरली, ताकि हम हेल्दी रह सकें। यहाँ पे एक साइंटिस्ट का दिया हुआ है, कोलुथुर गोपालन, जो जिनका टाइम पीरियड 1918 से लेके 2019 तक। इन्होंने इनिशिएट किया था क्या, न्यूट्रिशन रिसर्च इंडिया में, न्यूट्रिशन रिसर्च। उन्होंने एनालाइज किया 500 इंडियन फूड को और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, और उन्होंने इस पे रिकमेंड किया कि अप्रोप्रिएट डाइट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या हो सकता है। तो ही उन्होंने एक सर्वे किया नेशनल न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन पे, आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या डेफिशिएंसीज मतलब फूड में पाए जा रहे हैं, फूड कंपोनेंट जैसे प्रोटीन, एनर्जी एंड अदर फूड कंपोनेंट पे। इनकी वजह से ही मतलब इन्होंने जो ये किया, ये रिसर्च जो की, इसी की वजह से स्कूल्स में 2002 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था मिड डे मील प्रोग्राम इन 2002, जो कि अब नाम उसका चेंज कर दिया गया, जिसे हम जानते हैं पीएम पोषण इनिशिएटिव। इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये कोशिश करने के मतलब ये प्रोग्राम चलाने का यही एम था, ताकि बच्चों को कम से कम एक बार, वंस इन डे, उनको क्या मिल सके, उनको एक बार एक बैलेंस डाइट मिल सके। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस स्कीम की वजह से बहुत सारे लोग, बच्चों का, मिलियंस ऑफ बच्चों का जो है हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। नेक्स्ट है, हम देखिए कि नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, हाउ डू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। अलग अलग फूड कंपोनेंट कौन कौन सा उसमें प्रेजेंट, जैसे मान लीजिए कि आप राइस खाते हैं, तो आप राइस में कौन सा फूड कंपोनेंट ज्यादा मतलब प्रेजेंट होता है। तो ये पता करने के लिए हम न्यूट्रिएंट जैसे कि स्टार्च, जैसे कि एक स्टार्च क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। फैट और प्रोटीन, ये सब डिटेक्ट करने के लिए हम सिंपल सा टेस्ट करते हैं, जिससे कि हम ये पता लगा सके कि कौन से फूड में क्या प्रेजेंट है। तो पहला स्टार्च का टेस्ट करने के लिए हमें क्या लेना होगा, फूड आइटम थोड़ा सा लेना होगा, जैसे कि पोटैटो, कुकुम्बर, ब्रेड, या फिर बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड ग्राम, क्रश्ड पीनट, ऑयल, बटर, क्रश्ड कोकोनट, ये सब। फिर उसको एक प्लेस करना होगा अलग से, थोड़ा सा फूड आइटम लेके उसको एक अलग प्लेट में रखना होगा। फिर उस पे ड्रॉपर की मदद से 2-3 बूंद उस पे डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन डालना होगा। ऑब्जर्व करिए कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं फूड आइटम में, कोई मतलब
अगर उस फूड का कलर चेंज हो गया होगा, ब्लू ब्लैक हो गया होगा, तो ये दिखाता है कि ब्लू ब्लैक कलर जो होता है वो इंडिकेट करता है कि उस फूड में स्टार्च प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा टेस्ट फॉर फैट। फैट का टेस्ट बहुत ही इजी है। आपको थोड़ा सा फूड आइटम लेना होगा, उसको क्रश करना होगा एक पेपर पे रख के, फिर उसको दूसरे एक पेपर प्लेट में रख के, फिर उसके ऊपर से एक पेपर आप थोड़ा सा हल्के हाथों से रब करिए। ये देखना होगा कि पेपर फटे ना, इतना भी जोर लगा के नहीं करना, आपको हल्के हल्के हाथों से उस फूड आइटम पे उसको रब करना है। अगर उसमें पानी भी थोड़ा सा प्रेजेंट हो, वाटर भी प्रेजेंट है, तो फिर आप उस पेपर को ड्राई कर लीजिए। तब आप बाद में देखिएगा, जब वो सूख जाएगा तब उसमें दिखेगा कि ऑयल का पैचेस दिखेगा। तो अगर आपको पैचेस दिखते हैं उस पेपर पे, तो ये बताता है, ये शो करता है कि उस फूड आइटम में क्या प्रेजेंट था, उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट था। ओके। नेक्स्ट टेस्ट है आपका प्रोटीन का टेस्ट। कैसे करते हैं प्रोटीन का टेस्ट? सेम वही प्रोसेस की आपको थोड़ा सा क्रश्ड फूड लेना होगा, उसको एक सेपरेट प्लेट में थोड़ा सा ले लीजिए। फिर उसमें फूड आइटम पे क्या डालना है, हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब। फिर आपको उस पे 2 से 3 टी स्पून वाटर ऐड करना। अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो उस पे क्या 2 से 3 टी स्पून क्या करना है, पानी ऐड करके उसको थोड़ा सा गीला कर लेना है। उसके बाद डाइल्यूटेड कर लेना है। फिर उसके बाद दो से 2 से 3 ड्रॉप जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को डालना है ईच टेस्ट ट्यूब को यूजिंग और ड्रॉपर। फिर उसके बाद अनदर ड्रॉपर को लेके उस पे 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का डालना है, सोल्यूशन का डालना है, कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन का डालना है। फिर उसको अच्छे से शेक करना है इस सोल्यूशन को, और उसको बिना डिस्टर्ब किए कुछ मिनट के लिए रख दीजिए। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, अगर उस टेस्ट ट्यूब में जो भी चीजें हैं, सोल्यूशन का जो कलर है वो वायलेट कलर में हो गया होगा, चेंज हो गया होगा, तो ये दिखाता है कि उस फूड आइटम में प्रोटीन का प्रेजेंस बताता है। ठीक है, कि उस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो हमने देख लिया, हमने देखा कि प्रोटीन का टेस्ट कैसे करना, फैट का टेस्ट कैसे करना, और स्टार्च का टेस्ट या फिर कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हमने कैसे किया। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, जिसमें कि आपको टेस्ट करना पोटैटो का, कुकुम्बर में, बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड ग्राम, पीनट, ब्रेड, चपाती, इसमें इन सब का टेस्ट करना है। ठीक है, फैट का टेस्ट करना है आपको, और कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है, प्रोटीन का टेस्ट करना है। जो जो प्रेजेंट है उसके हिसाब से आपको ये फिल करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये बैलेंस डाइट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ज़रूरी भी है हमारे लिए। तो आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जो भी हर एक आदमी का, हर एक पर्सन का क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सेम होता है? कि मान लीजिए कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी नीड अलग हो सकती है, आपके पेरेंट्स की अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ का स्टेटस और लाइफस्टाइल, इन पे हमारा जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि योर फूड कंटेंट्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। अगर आपको ये चेक करना है कि आपके फूड में कौन कौन से न्यूट्रिशन प्रेजेंट है या फिर कौन से एब्सेंट है। ठीक, तो एक बैलेंस डाइट क्या होता है कि बैलेंस डाइट ए डाइट दैट हैज ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब प्रेजेंट हो, रफेज प्रेजेंट हो, और वाटर भी राइट अमाउंट में हो, प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी के लिए। ऐसे डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चिप्स का पैकेट दिया हुआ है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ ग्राम का दिया हुआ है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू और एनर्जी वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे कितना कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर। ठीक है, रोस्टेड चना का है ये। अब यहाँ पे देखिए कि कोई भी अगर आप फूड पैकेट लेकर आते हैं तो आपको क्या देखना है उसमें, कि आपका उसमें न्यूट्रिशनल चार्ट जो है उसको जरूरी इंफॉर्मेशन को देखना कि कितनी उसमें एनर्जी है, कितना फैट है, कितना उसमें कार्बोहाइड्रेट है, और कितना प्रोटीन है। ओके, ये सब चीज आपको चेक करना होगा। फिर है कि एक यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया है, क्या, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है, एक पैक्ड फूड आइटम मस्ट हैव इंफॉर्मेशन। जो भी पैक्ड फूड होता है, जो भी हम यूज करते हैं, तो उस पे उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू का जरूर मेंशन किया होना चाहिए। द इंफॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। जो भी इंफॉर्मेशन उस पे दिया गया उसमें हर एक न्यूट्रिशन के बारे में लिखा होना चाहिए। जो मोर न्यूट्रिएंट आर एडेड टू द फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टू इम्प्रूव इट। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो
मान लीजिए कि हम अगर पोटैटो यूज़ रॉ पोटैटो यूज़ कर रहे हैं किचन में, तो जो हम पोटैटो चिप्स खा रहे हैं पैकेट में, वो उसमें सेम न्यूट्रिशंस हो, उसमें कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, उसमें कुछ ऐड भी किया गया होगा, ठीक है? हाँ, तो आयोनाइज़ सॉल्ट एंड सम बेबी फूड आर एग्जांपल ऑफ फोर्टिफाइड फूड। जो आयोनाइज़ सॉल्ट होता है, और क्योंकि नमक में अलग से आयोडीन ऐड किया जाता है, उसको आयोनाइज़्ड किया जाता है सॉल्ट को, ठीक है? बेबी फूड होता है, उसमें न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि रेगुलेट करती है हमारे कंट्री में फूड की क्वालिटी को। ओके, मिलेट्स, यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन रिच सीरियल। मिलेट्स क्या होता है? जो कि बहुत ही ज्यादा, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे हम ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, ये सब जो है नेटिव क्रॉप ऑफ इंडिया, जो हमारे देश में उगाए जाते हैं, वो आसानी से कल्टीवेट किया जाता है अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन में, और इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं मिलेट्स, ठीक है? तो मिलेट्स जो है स्मॉल साइज के ग्रेन होते हैं दैट हैव एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन, जो कि हमारे इंडियंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है डाइट का हमारा। एंड जो आजकल जो है उनकी इतनी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि आजकल फिर से हम मिलेट्स को कंज्यूम करना शुरू कर दिए। तो दे आर गुड सोर्स ऑफ, उसमें विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, डाइटरी फाइबर भी अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो दैट इज द रीजन, इसीलिए इनकी इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि न्यूट्री सीरियल, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्री सीरियल भी बोलते हैं। एंड दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द बैलेंस डाइट, और वो एक अच्छा बैलेंस डाइट प्रोवाइड करते हैं हमें, इसीलिए हम इनको ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। तो फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू, अब कोई भी खाना आप प्लेट में खा रहे हैं, रोटी है, चपाती है, जो भी है, वो आपके प्लेट में आया कैसे? ठीक है, तो एक वो क्या, एक प्रोसेस के थ्रू होकर आपके प्लेट में आता है कि पहले फार्मर जो है, किसान जो है, उसको खेतों में उगाते हैं, उसके बाद उसकी थ्रेशिंग होती है, विनोइंग होता है, फिर उसको स्टोरेज किया जाता है ग्रेन्स को, फिर उसके बाद उनको ग्राइंड किया जाता है, पैकिंग की जाती है, उसके बाद वो रिटेलर की शॉप पे जाती है, वहां से आप लोग जाकर परचेज कर लाते हैं, फिर मम्मा आपके किचन में जाके उसको कुक करके आपकी प्लेट तक लाते हैं, ठीक है? तो द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बैग ऑफ व्हीट, जो कि गेहूं का एक बैग, जो कि वो इतना पूरा इतना लंबा ट्रैवल करता है, प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक का जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, उसे हम बोलते हैं फूड माइल्स। इस फूड माइल को रिड्यूस करना चाहिए कैसे? कि हमें जो भी लोकली ग्रो, जो भी क्रॉप्स लोकल लेवल पे हमारे ग्रो किया जाता है, हमें तो सबसे पहले सबसे ज्यादा उनको यूज करना चाहिए, उनको कंज्यूम करना चाहिए, ताकि ये जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है, ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट होता है, वो कट कर सके, पोल्यूशन को भी रोक सके। ट्रांसपोर्ट की वजह से पोल्यूशन भी तो होता है ना, और ये लोकल फार्मर को भी बहुत हद तक फायदा पहुंचा सके, क्योंकि फार्मर को तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है जब ये क्योंकि उनसे जो है, जो बीच वाले जो मीडिएटर होते हैं, वो बहुत सस्ते दामों पे किसानों से खरीद लेते हैं अनाज, और फिर उसको महंगे दामों पे रिटेलर्स को बेचते हैं। तो जो किसानों को तो नुकसान हो जाता है। अगर हम उनको अच्छा प्राइस देकर हम खुद ही किसानों से डायरेक्ट, मतलब जो किसान है वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स को सप्लाई करें, तो उनका जो मीडिएटर वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, और इससे किसानों को भी बेनिफिट होगा। तो इसे मैंने जो बहुत सारे तो इस तरह से हम लोकल हमारे फार्मर्स का भी हेल्प कर सकते हैं, और हमें एक फ्रेश और हेल्दियर खाना भी मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम उसको कंज्यूमर तक, फार्म से कंज्यूमर तक लगेगा पहुंचने में फूड को, उसमें उतना ही केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो खराब ना हो, उनको प्रिजर्व करने के लिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं फूड को वेस्ट कर देते हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उतना ही लेना चाहिए फूड जितना हम खा सकें। अगर हमने कम ले लिया तो कोई बात नहीं, हम दोबारा ले सकते हैं। तो इसीलिए हमें ज़्यादा लेकर और उसको फेंकना नहीं चाहिए खाना को। इट वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज। अगर हम कम लेते हैं, उतना ही लेना चाहिए हमें जितना कंज्यूम करना है, तो हम क्या करते हैं, फूड वेस्टेज को भी रोकते हैं। तो क्योंकि हमें समझना चाहिए कि किसान कितनी मेहनत करते हैं, वो जो प्लेट में आपके खाना मिलता है, वो जो आपके लंच बॉक्स में फूड है, वो कितनी मेहनत से किसी ने उगाया है, ठीक है? किसान ने कितनी अपनी रात दिन कितना मेहनत किया है, उसके बाद आपको ये खाना खाने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे कीवर्ड्स देखिए इस चैप्टर का क्या है, कार्बोहाइड्रेट, मिलेट,
culinary practices, minerals, deficiency disease, nutrient, fat, protein, food component, leakage, food miles, roughage, ionized salt, scurvy, vitamins. फिर analyze, compare, infer, interpret, investigate, observe, prediction, survey. अब हम समरी पे आ जाते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट पॉइंट है, हमारा जो कंट्री है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। वहाँ पे अलग अलग तरह के फूड हमें खाने के लिए मिलता है। हर एक पार्ट में चाहिएगा, अगर आप इंडिया के किसी भी पार्ट में चाहिएगा तो कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो चॉइस ऑफ द फूड वेरी करता है कि वहाँ पे कौन सा कल्टीवेट फूड क्रॉप कल्टीवेट किया जाता है, उस रीजन में क्या वहाँ का स्टेपल फूड है। कुकिंग का जो तरीका होता है उस पे भी वो भी क्या हो रहा है, डिफरेंसेस आ रहा है उसमें भी, कि जब हम पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे, अब हम मॉडर्न अब आज के टाइम पे हम क्या मॉडर्न स्टोव का यूज कर रहे हैं। फूड जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए, रिपेयर करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को डिजीजेस से। मेजर जो कंपोनेंट है फूड का वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है और मिनरल्स है। इसके अलावा रफेज भी होता है, डाइटरी फाइबर कह लेते हैं जिसको, और वाटर। कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि एनर्जी प्रदान करता है हमारी बॉडी को। एंड जो प्रोटीन है वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। विटामिन और मिनरल्स जो है हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को और हमें हेल्दी रखता है। बैलेंस डाइट जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को राइट क्वांटिटी में हमें प्रोवाइड करवाता है, अलोंग विथ एडिक्वेट रफेज, और उसमें रफेज और वाटर भी इंक्लूडेड है। डेफिशिएंसी जो होता है किसी भी एक न्यूट्रिएंट का, एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट का अगर हमारी डाइट में अगर लंबे समय तक डेफिशिएंसी रहती है तो एक उससे एक डिसऑर्डर होता है, डिजीज हो जाती है जिसे हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। जंक फूड जो होता है वो अनहेल्दी होता है, उनमें हाई लेवल शुगर और फैट प्रेजेंट होता है और उसमें कम मात्रा में प्रोटीन, मिनरल, विटामिन और डाइटरी फाइबर होते हैं। मिलेट को हम न्यूट्री सीरियल कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा से मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर सके। वो जो है आसानी से कल्टीवेट किया जाता है अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन में। जो फूड जो हम खाते हैं वो लोकली ग्रोन होना चाहिए और प्लांट बेस्ड होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इट और नॉट ओनली हेल्दी, ये जो होगा अगर हम ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल हेल्दी ही नहीं होगा बल्कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे प्लेनेट के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा होगा। तो द डिस्टेंस ट्रैवल करता है फूड आइटम जहाँ प्रोडक्शन के प्लेस से लेकर कंज्यूमर तक का, उसे हम बोलते हैं फूड माइल। और हमें हमेशा ये एम रखना चाहिए कि इस फूड माइल को कम किया जाना चाहिए। वी शुड नेवर वेस्ट फूड एंड ओनली टेक एज मच एज वी कैन कंज्यूम। हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना कि हम कंज्यूम कर सके। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।